हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनी सिंह और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग मटेरियल का आपका जो नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा। तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट है जो डल चुका है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। 70 क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुके थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का क्वेश्चन आई थिंक आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा। ये लो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आज का 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे पूछा गया है, एज पर आई एस क्वाली स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का आपको फाइनल सेटिंग टाइम बताना है। फाइनल सेटिंग टाइम क्या रहेगा आपका, 10 आवर रहेगा। और इनिशियल सेटिंग टाइम क्या रहता है, 30 मिनट रहता है। और अप्रोक्सीमेट फाइनल सेटिंग टाइम में जो सबका सेम रहता है। फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस क्यूब का साइज बताना है। तो क्यूब का साइज क्या रहेगा, 50 mm। अगर आपसे कंक्रीट की पूछा जाए तो कंक्रीट की क्या होता है, 70.6 mm। अगर आपसे कंक्रीट की क्यूब अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो वहाँ पे उसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या रहेगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार आपसे एरिया पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी पूछी गई ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कंसिस्टेंसी आपको बतानी है। तो कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी 30%। नॉर्मली 30% रहेगी। जैसे आपको पता होगा, जैसे आपने एक वो हम ऐसे करके वो निकालते हैं इसमें, जब वो साउंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इसका हमें इनिशियल और सेटिंग टाइम निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, नीडल लगाते हैं, पेनिट्रेट होती है ये 32 mm तक, 30 से 32 होती है, और 37 40 इसका टोटल ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं कंसिस्टेंसी जब हम निकालते हैं उसकी सीमेंट की। उसके बाद हम इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। अर्ली आपने स्ट्रेंथ लेना है, सडन स्ट्रेंथ लेना है आपने, तो आपको क्या करना होगा, आपने क्या करना है, फाइनल ग्राइंडिंग आपका जो है मैक्सिमम करेक्ट आंसर रहेगा इस केस के अंदर। क्योंकि आपने क्या करना है, हार्डनिंग करनी है रैपिड। एक तो आपको बोल दिया गया अर्ली स्ट्रेंथ लेनी है, दूसरा आपको बोल दिया गया कि आपने हार्ड भी जल्दी करना है, यानी कि अपने सेट भी जल्दी करना है, स्ट्रेंथ भी लेना है। तो वहाँ पर आंसर आता है फाइनल ग्रेडिंग। तो आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ओनली स्ट्रेंथ नहीं बोला गया, ओनली सेटिंग नहीं बोला गया, ठीक है। आफ्टर स्टोरेज द सीमेंट ऑफ सीमेंट, स्टोरेज कर रहे हो आप सीमेंट की, तो स्ट्रेंथ का क्या अफेक्ट होता है, उससे अफेक्ट है जो क्या है, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। क्योंकि उसके ऊपर आप देखोगे तो सीमेंट के ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। तो जैसे उसकी स्टोरेज का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, उसकी एक्सपायरी डेट है जो पास आ जाती है, तो उसका ये एक तरह से इंडिकेट होता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अकॉर्डिंग टू आई स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। किससे कम नहीं होनी चाहिए आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आपकी नहीं होनी चाहिए 16 MPa से कम। 16 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। और वैसे आपने एक और ये भी याद रखा होगा, जैसे OPC सीमेंट होता है, इसकी 3 ग्रेड होती हैं, 33, 43 और ये होती है 53, ठीक है। सर्दियों में हम यूज़ करते हैं 53, अदरवाइज हम यूज़ करते हैं समर सीजन में 43। तो इसके थ्रू हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। जैसे 33 जो स्ट्रेंथ है 28 डेज पे इंडिकेट करती है, 28 डेज के लिए होती है। अगर आपसे बोला है कि आपने 7 डेज की बतानी है, 7 डेज की आप कैसे निकालोगे, 66% अप्रोक्सीमेट किया जाता है, जिसे आप 2/3 भी बोल सकते हैं, जो 28 डेज की होती है। यानी कि जो 33 डेज 33 स्ट्रेंथ होती है उसको, ये होगी आपकी 7 डेज की स्ट्रेंथ होगी 22। और अगर आपसे 3 डे की पूछा है तो वो होती है 1/2, 50%, 1/2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एडिशन ऑफ पोजुलिना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है। अगर हम उसके अंदर ये ऐड कर देते हैं, पोजुलिना सीमेंट अगर उसमें ऐड कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज होने के कारण क्या होता है, तभी सीमेंट आयरन के साथ चिपक कर क्या करता है कि बेटर बॉन्डिंग बना लेता है, जिस कारण है जो उसकी स्ट्रेंथ है जो इंक्रीज हो जाती है। तो हम उसे बोलते हैं श्रिंकेज, यहाँ पे श्रिंकेज होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, जिप्सम के अंदर क्या होता है, CaSO4। ये जिप्सम का फार्मूला वाटर हो गया उसके अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ, किस प्रोपोर्शन में आप जो उसमें मटेरियल डालते हैं उसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए 1:3। द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट, मास कंक्रीट के लिए आपने कौन सा यूज़ करना है, मास कंक्रीटिंग, और यानी कि बहुत सारा कंक्रीट है जो वहाँ पे आप डाल रहे हैं, तो आपकी थोड़ी सी भी अगर वहाँ पे फ्लूडिटी निकलती है तो आपका पूरा का पूरा मास ऑफ कंक्रीट जो होता है वो एज ए फ्लूड है जो वहाँ पे फ्लो करने लग जाएगा। तो इसीलिए हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपकी कम से कम स्लम्प वैल्यू हो, यानी कि 25। आपने वो याद रखा होगा, ट्रू स्लम्प वगैरह होते हैं जो क्लैप्स होता है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बकिंग ऑफ सैंड इंक्रीज, पहले क्या होता है ये इंक्रीज करते हैं तो इसकी कुछ लिमिट होती है जिसके बाद ये दोबारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ सूटेबल फॉर यूज़ इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर, मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, वहाँ पे जब हम बहुत सारी लार्ज अमाउंट में कुछ मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं तो वहाँ पे हीट ऑफ जनरेशन होता है, तो जिस कारण है जो मैक्सिमम हीट जली जाती है। तो इसी कारण क्या कहते हैं, अगर हमें मास कंक्रीटिंग करनी है तो हमारा सीमेंट सबसे पहले क्या होना चाहिए, लो हीट होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट ऑफ एंट्रेंड एयर इन कंक्रीट रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट देगी, जैसे हम एयर एंट्रेंड करते हैं एडमिक्सचर के तौर पे, हम एयर एडमिक्सचर उसमें यूज़ करते हैं तो वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये क्या होता है, बेटर रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थोइंग, फ्रीजिंग नहीं होएगी ये, ठीक है। वर्केबिलिटी लेस नहीं, ये नहीं होता। लेस रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग, ये भी नहीं होता। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट होता है कि स्ट्रेंथ भी है जो कम हो जाती है, स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है जैसे हम एयर एडमिक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 और 2 करेक्ट रहेंगे। द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज़ यूज टू एक्सीलरेट द इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट की, इनिशियल सेट को आपने इंक्रीज करना है, यानी कि आपने क्या करना है, एक्सीलरेट करना है, यानी कि वो जल्दी से सेट हो जाए। तो आपने क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड आप है जो उसमें ऐड कर देंगे, जिस कारण क्या होगा वो जल्दी से सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है। द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज़ यूज टू एक्सीलरेट द इनिशियल, एक्सीलरेट इनिशियल सेटिंग टाइम को एक्सीलरेट करना है, यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन को एक्सीलरेट करने के लिए नहीं बोला। इनिशियल सेटिंग टाइम तो आप बढ़ाएंगे, यानी कि 30 मिनट, जो 10 मिनट में सेट होना आप 30 मिनट में सेट कर रहे हैं उसको, यानी कि स्लो सेट हो रहा है, स्लो सेट हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा जिप्सम। ये आई थिंक यहाँ पे, ये मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि करेक्ट नहीं रहेंगे, तो ये गलत रहेगा। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एज यूज्ड एंड एज एन एक्सीलरेटर इन सीमेंट इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट, कितने परसेंटेज हम कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करते हैं इसके अंदर डालने के लिए, तो ये रहेगा 2%। नेक्स्ट आता है द बेसिक पर्पज ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट इज, रिटार्डर का काम क्या होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम को कम करेगा वो, रिटार्डर इन कंक्रीट इनिशियल सेटिंग टाइम को जो है बढ़ाएगा, और उसका क्या करता है वो, ये जो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उसको कम करता है। तो इसी का ये आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट, किसके अंदर ज़्यादा होगा, जिसके अंदर हीट कम होगी, यानी कि वो सेट कम होगा, सेट टाइम लेगा सेट होने में। मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन सीमेंट के अंदर रिटार्डर के तौर पे क्या यूज़ किया जाता है, जिप्सम। कैल्शियम क्लोराइड तो फास्ट वो करता है, प्रोसेस करता है जल्दी हार्ड करने में। 3 बेसिक रॉ मटेरियल विच आर नीड इन लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं, तो आयरन कोर, कोल, ये आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। कंपेयर टू माइल्ड स्टील, ये आपका स्टील के अंदर हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन प्रॉपर्टी स्टील, ये कार्बन आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्योरेस्ट फॉर्म रोट आयरन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, पेंट, ये आपका आता है पेंट विद वाइट लेड बेस आज सूटेबल पेंटिंग वर्क, वुड वर्क के अंदर होता है, ये वुड वर्क के अंदर होता है वाइट लेड। अगर रेड लेड की बात की जाए तो वो होगा आपका आयरन वर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेंट विद वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ आयरन, ये बात सही कह रहा है कि इसको पेंटिंग रेड में यूज़ नहीं किया जाता। पेंट विद वाइट लेड बेस टू
डू नॉट चेक रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या कह रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर चेक नहीं किया था, तो इसके अंदर बताएंगे कि कौन कौन से करेक्ट है कौन कौन से नहीं है। तो यहाँ पर आपने एक तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि रेड के अंदर हमेशा आयरन के लिए यूज होता है, तो वाइट का करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पर नोट रिकमेंड किया गया, तो ये ठीक बात की है, ए भी करेक्ट है। पेंट विद वायलेट डू नोट रस्टिंग के लिए नहीं होता, इसीलिए हम इसको जो है आयरन के अंदर यूज़ नहीं करते, ये कारण भी उसका सही रहेगा। अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, 0.6 लीटर। ये आप एग्जैक्ट इसको रट लीजिएगा अच्छी तरह से। व्हीकल यूज इन केस ऑफ एनामल पेंट इज यूजली, एनामल पेंट के लिए व्हीकल का तो कौन सा यूज़ किया जाता है, वर्निश का यूज़ किया जाता है। इस व्हीकल मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये मैंने बोल ली है, मैंने इसके ऊपर पेंट करना है, व्हीकल का मतलब होता है जैसे मैं पेंट के साथ ये ब्रश यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ये पेंट है जो ऐसे जैसे अब मैंने दिखाया, ये आपको गैप दिखा रहा है, ऐसे ना हो पेंट, बिल्कुल ऐसे डिट्टो, बिल्कुल ऐसे चिपा हो एक तरह से, बिल्कुल व्हीकल यानी कि पूरी तरह से सरफेस को कैरी ऑन करे, पूरे पूरे सरफेस को कवर करे, वो होता है व्हीकल। नेक्स्ट आता है नॉर्मल तारपिन ऑयल इज रिकमेंडेड एज थिनर, थिनर के तौर पर रिकमेंड किया जाता है आयरन पेंटिंग के इंडोर पेंटिंग के अंदर। ठीक है, वो थिनर होता है एक तरह से, हम मान लेते हैं। तारपिन ऑयल इज कॉस्टलियर देन थिनर, तो ये थिनर से कॉस्टली है या नहीं है, ये उसका रीज़न नहीं हुआ कोई कि हम इसलिए उसको यूज़ करते हैं, तो ये अभी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन ब्रिक मशीनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स के अंदर पूछा गया, तो आपका डबल फ्लेमिश यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आपने इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड याद करे होंगे। इंग्लिश बॉन्ड हमारे इंडिया में यूज़ होता है, जिसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, अपीयरेंस थोड़ी कम रहती है। स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मशीनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, कितनी वॉल होगी वो, 90 mm यानी कि 4 इंच। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन मशीनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, मशीनरी कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टोन के ऊपर जो हमारा लोड लगता है, तो उसके बारे में बोला गया कि किस तरह से होगा वो क्या होगा, एक तरह से परपेंडिकुलर रहता है। जैसे अभी ये स्टोन हुआ तो इसके ऊपर लोड ऐसे लगेगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा ना 90 डिग्री। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, ये रहा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन ये हो गया और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये लोड लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर हार्टिंग ऑफ थिक्कर वॉल, थिक्कर वॉल की हार्टिंग के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, हेडर यूज़ किया जाएगा। जैसे फेसिंग होती हैं दो, तो ये बीच में जो मिट ये बच जाता है, इसे बोलते हैं हम हार्टिंग। हार्टिंग को किससे किया जाता है, हेडर से फिल किया जाता है। क्वीन क्लोजर इज, क्वीन क्लोजर क्या है, जैसे ये एक ब्रिक ली है, इसको यहाँ से बीच में तोड़ना एक क्वीन क्लोजर होता है। और ये बैट होता है, जैसे एक ये ईट ब्रिक होगी और इसको यहाँ से हम तोड़ देते हैं, ये होता है ब्रिक। तो इसका करेक्ट है ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ डेप्थ एज द ब्रिक बट हाफ द ब्रेथ, डेप्थ है जो सेम रहेगी, जैसे ईट होगी ये इसकी डेप्थ सेम रहेगी, लेंथ सेम रहेगी, लेकिन मैंने विड्थ को इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। मिनिमम थिकनेस ऑफ वाल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज, कितनी होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ब्रिक लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड सेपरेटिंग मोटार फ्रॉम, आपने मोटर वगैरह उठानी है, अपने अगर ब्रिक आप लगा रहे हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं, करनी का यूज़ करते हैं, इसको हम ट्रावल बोलते हैं इंग्लिश में। एक्सपेंशन जॉइंट इन मशीनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन लेंथ ग्रेटर देन, कब प्रोवाइड किया था एक्सपेंशन जॉइंट, जब 35 से 40 आपकी जो है लेंथ हो या इससे ज़्यादा हो। टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मशीनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड, हैवी लोड ले जाने के लिए इंग्लिश बॉन्ड का यूज़ करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी स्ट्रेंथ होती है। मोटार जॉइंट इन मशीनरी विच इज़ नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वाल इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम उसे, क्रॉस जॉइंट बोलते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मशीनरी वाल शुड नॉट बी मोर देन, किस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको डिफ्लेक्शन का भी याद किया हो आपने, क्या बताया था मैंने, स्पैन बाय 360। द प्रपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड इन मोटर नॉर्मली यूज्ड इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर कितना यूज़ किया जाता है, 1:2 रेशो यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट इन स्ट्रेचर कोर्स इज एक्स टाइम द नंबर ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स वेयर इज एक्स इज इक्वल टू, कितना होता है वो 1/2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेचर कोर्स के अंदर है जो जॉइंट है जो कम होते हैं, और आपके हेडर जॉइंट के अंदर है जो हेडर कोर्स के अंदर जॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रेचर के अंदर कम होते हैं और हेडर के अंदर मैंने बोला ज़्यादा होते हैं, तो आपने अगर क्या करना है, इस दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल करेंगे तभी करेंगे ना। जैसे मैंने 2 कर दिया, अब मुझे पता है हेडर के ज़्यादा थे इसलिए स्ट्रेचर कम थे, तो मैंने स्ट्रेचर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल हो गए दोनों। अब लेकिन यहाँ पर एस और एच का निकालूंगा तो ये 1/2 ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 रहता है आंसर। एज कम्पेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ द जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी लेस। स्ट्रेचर कोर्स के अंदर लेस होते हैं, ऊपर बताया। एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है? अगर इंग्लिश बॉन्ड की कंपेयर में निकालते हैं तो फ्लेमिश बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। और ये कॉस्टली भी नहीं होता। कॉस्टली हमें सिर्फ इंग्लिश बॉन्ड कॉस्टली पड़ता है, ये कॉस्टली नहीं होता। कम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आपका नन ऑफ दिस रहेगा। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है? डबल फ्लेमिश बॉन्ड की तरह, जैसे उसके अंदर क्या होता है, फेसिंग होगी। जैसे फेसिंग में हमने फ्लेमिश बॉन्ड लगाया, इंग्लिश बॉन्ड, बैकिंग में आपका इंग्लिश बॉन्ड आ गया। तो ये अलग अलग कोर्स होती हैं, तो इसलिए इसको आंसर ए रहेगा। डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ फाउंडेशन, ये आपका सिलेबस में नहीं है। सोइल, ये आप छोड़ दीजिएगा। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, द टाइप ऑफ फ्लोरिंग सूटेबल फॉर यूज़ इन चर्च, थिएटर, पब्लिक थिएटर, नॉइजलेस फ्लोर आपने बनाना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर कॉर्क फ्लोरिंग रहेगा। अगर आपसे कॉर्क फ्लोरिंग एज ऑप्शन में नहीं पूछा जाता तो आप वुडन फ्लोरिंग वहाँ पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कॉर्क ही आंसर लगाना होगा। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व आर्च क्या होगी? ये वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं जो स्प्रिंग लाइन ये आर्च बनाते हैं। शायद आई थिंक मैंने आपको बताया भी है ये पहले। ये यहाँ से स्प्रिंग लाइन गई है, ये कि यहाँ पे ऐसे पूरा ये डायग्राम बनते हैं जो ऐसे, ये स्प्रिंग लाइन होते हैं। ये वर्टिकल लाइन लगाई है मैंने, तो ये इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं अभी आप समझ गए होगे, राइज। डेप्थ और हाइट ऑफ द आर्च इज द, क्या होती है? डेप्थ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडोज एंड एक्स्ट्राडोज। डेप्थ का मतलब होता है, जैसे मैंने एक आर्च बनाई, एक इसका ऊपर वाला ये आर्च बनाई, ये होती है आपकी इंट्राडोज, ये होती है एक्स्ट्राडोज, इसके बीच में जो ये डेप्थ होगी। ठीक है, और एक आप इसका 3D फिगर देखते हैं, जैसे मैंने एक पीछे से ये 3D फिगर है, यानी कि ये बैक साइड में जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं थिकनेस। The triangle space formed between the extrados and horizontal line draw through the crown। ये आपने क्या करा, ये लाइन लगाई, ये मेरा एक्स्ट्रा डोज हुआ, यानी कि मैंने क्या करा, एक ये था इनर डोज था, ये बाहर वाला ये एक्स्ट्रा डोज हुआ। यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, तो ये अब पूछ रहे कि कौन सा क्या बनेगा। ये क्राउन से जब हम हॉरिजॉन्टल, तो ये एक यहाँ पे आप जंक्शन की लाइन लगा लीजिए, तो ये वाला पोर्शन बनेगा यहाँ पे, और तो कुछ यहाँ पे बन नहीं रहा, तो इसे हम बोलते हैं स्पेंड्रिल। द लिंटल आर प्रेफर टू आर्च बिकॉज, लिंटल क्यों प्रेफर किया जाता है आर्च के ऊपर? ताकि आपकी एक तो कॉस्ट, जो आर्च है जो कॉस्टली पड़ती है आपको, डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और स्पैन अगर ज़्यादा हो तो भी हम आर्च का यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होती है वो एक्ट करती है, तो इसी कारण है जो हम लिंटल को प्रेफर करते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च सैंड बाथ मेथड इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किया जाता है सैंड बाथ मेथड का? इसका यूज़ किया जाता है सेंटरिंग के लिए, या फिर हम बोल देते हैं एक स्ट्राइकिंग का भी आई थिंक ऑप्शन में होगा। हाँ, यहाँ पे स्ट्राइकिंग ऑफ द सेंटरिंग, तो उसके लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर वुडन लिंटल और ओवर ए फ्लैट आर्च फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग द लोड वाल अबव, किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो लोड लेके आते हैं, रिलीविंग आर्च, यानी कि आप एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं कि स्ट्रेस रिलीव, रिलैक्स हो रही है जो वहाँ पे,
द टाइप ऑफ जॉइंट कॉमनली यूज एट द जंक्शन ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर एंड टाई बीम और प्रिंसिपल राफ्टर के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं टेनन जॉइंट या ओब्लिक मोर्टाज। टाइप ऑफ रूफ सुटेबल इन प्लेन वेयर रेनफॉल इज मेगर, यानी कि वहाँ पे रेनफॉल है जो बहुत कम हो रहा है, तो आप फ्लैट रूफ यूज़ कर सकते हैं। पिच एंड स्लोपिंग रूफ आर सूटेबल फॉर, पिच और स्लोपिंग रूफ होते हैं जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, कोस्टल एरिया में यूज़ किए जाते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है तो वो पानी का जो है फ्लो कर जाएगी। टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन विद ए ब्रेक इन स्लोप ऑन ईच साइड के अंदर है जो स्लोप है तो वो रहेगी आपकी ग्लैम्बर रूफ। ऐसे ये होती है गैम्बल रूफ, ये होती है आपकी गैम्बल रूफ, ठीक है। मैंसर्ड रूफ इज ए रूफ विच स्लोप इन 4 डायरेक्शन विद ब्रेक इन ईच डायरेक्शन, तो ये आपकी होती है ऐसे टाइप। ये एक ऐसी ऐसी रूफ होती है जिस तरह से कैप सी होती है तो उसे बोलते हैं मैंसर्ड रूफ, जिसकी 4 डायरेक्शन में रहता है और ब्रेक रहता है ईच डायरेक्शन के अंदर। मैंने आपको फिगर बना के दिखाया है। द हॉरिजॉन्टल टिम्बर पीस वुड प्रोवाइडेड एट द पैक्स ऑफ द रूफ ट्रस विच सपोर्ट द कॉमन राफ्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, जो टॉप पे होता है। जैसे ये मैंने बनाया और एक यहाँ पे ऐसे होता है तो ये वाले पोर्शन को हम रिज बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए आपके 137 क्वेश्चन रहेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी से आपसे मिलेंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी आंसर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गलत बताया गया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।